गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के काफी पॉइंट पढ़े थे। हम ये पढ़ने जा रहे थे पर कुछ नोट्स में इशू आने के कारण मैंने यहां पर छुड़वा दिया था। तो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो यहां पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चलिए तो आइए स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए हमारे पास दो टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। एक वो, देखो सबसे पहले हमने कहा था कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। मैं बार बार इस चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर तीन ही इंस्ट्रूमेंट बताए हैं और इस एक्ट को तीन ही इंस्ट्रूमेंट द्वारा कवर करा गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि हमारे पास दो टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक वो टाइप जो एक्ट ने बताया है, एक वो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट द्वारा बनाए हैं, और एक वो जो एक्ट ने डिफाइन तो नहीं करा पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स मैच करते हैं। क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूं मैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में दो टाइप निकाले गए। एक ऐसे टाइप बताए गए वो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट ने डिफाइन कर रखे हैं, और एक वो सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट ने डिफाइन तो नहीं करे पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की विशेषताएं उनसे मैच करती है, इसलिए वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माने जाते हैं। ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट द्वारा डिफाइन किए गए हैं उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं नेगोशिएबल इज स्टैच्यू। स्टैच्यू का मतलब होता है यहां पर स्टैच्यूटरी। स्टैच्यू का क्या मतलब होगा दोस्त? स्टैच्यूटरी होता है मतलब प्रोविजन, रूल, लॉ द्वारा कौन कौन से ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। हमने कहा तीन ही है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या कहता है? तीन टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं एज पर द एक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक। तो ये तीन टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा एक्ट कहता है। इनको स्टैट्यूटरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहा गया क्योंकि एक्ट ने इनको डिफाइन करा गया है। बल्कि कुछ ऐसे भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको एक्ट ने नहीं डिफाइन किया बट वो कहीं ना कहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की विशेषताएं को मैच करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर रहे हो, और वो भी एक तरीके के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या होता है बताओ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सर ऐसा डॉक्यूमेंट जो इजीली ट्रांसफरेबल हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट हो सकते हैं सर अदर देन ये तीन को छोड़कर, समझ में आया? तो इसलिए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो टाइप के होते हैं। एक वो टाइप जो स्टैट्यूटरी है, जो लॉ द्वारा बताया गया है। एक वो टाइप जो लॉ द्वारा तो नहीं बताया गया पर लोग उनका यूज करते हैं, कस्टम यूसेज, मतलब लोग द्वारा यूज करा गया हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उनको कहते हैं कस्टम और यूसेज, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है, जिनका यूज लगातार होता हुआ आ रहा है पर एक्ट में डिफाइन नहीं है, पर है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए यहां पर लिख दिया गया है। तो एक्ट में कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन है? बिल ऑफ एक्सचेंज डिफाइंड है, प्रोमिसरी नोट और चेक। आगे हम यही पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन भी हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। वेदर पेबल टू बियरर और ऑर्डर, इसका मतलब मैं समझा चुका था, बियरर और ऑर्डर, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे प्रोमिसरी नोट हो, चाहे चेक हो, चाहे आपने बियरर पे करा हो या ऑर्डर पे करा हो, पेबल टू बियरर हो या ऑर्डर हो। अब कुछ ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको एक्ट ने डिफाइन नहीं किया बट विशेषताएं मैच करती है। मैं तीसरी चौथी बार बोल चुका हूं, जानबूझकर बोल रहा हूं। थ्रू द एक्ट स्पीक ओनली थ्री टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एक्ट हमें तीन टाइप का बताता है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट, बट इट डज नॉट कंसिडर अदर काइंड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर्म बीइंग ट्रीटेड एज अ नेगोशिएबल। पर कुछ अदर टाइप के भी इंस्ट्रूमेंट हैं जिनको हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। क्यों? प्रोवाइडेड दैट दे हैव देयर कैरेक्टर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसलिए कह रहे हैं दूसरे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए कह रहे हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट को भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से। अकॉर्डिंगली सर्टेनली अदर इंस्ट्रूमेंट टेक द कैरेक्टर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बाय द कस्टमर यूसेज। क्योंकि इनको लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग इनका यूज कर रहे हैं ज्यादातर, इसलिए हम इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान लेंगे क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के विशेषताएं मैच कर रही है। अब मैंने जैसे कि आपको कहा था कि कुछ लिस्ट में आपको लिखवाऊंगा, वो लिस्ट में एक वीडियो में लिखवाऊंगा। क्यों? रीजन बिंग क्योंकि मुझे समझाना ही पड़ेगा, सिर्फ लिस्ट देने से नहीं होगा ना। शेयर सर्टिफिकेट, अब किसी को नहीं पता शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है तो मुझे लिस्ट देनी पड़ेगी ना आपको। एक लिस्ट दूंगा, लिस्ट देने मैं दे तो अभी भी दूं, मेरे पर लिस्ट पड़ी हुई है, बट सर वो लिस्ट से आपको समझ थोड़ा आएगा तो समझाना भी पड़ेगा मुझे, है ना। तो इसलिए मैं उसको लिस्ट बाद में बताऊंगा। और देखो ये तीन तो लॉ द्वारा बताए गए हैं और जो लॉ द्वारा नहीं बताए गए उसकी लिस्ट मैं आपको लिखवा दूंगा बाद में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो आप कहना दो टाइप के होते हैं। एक वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो लॉ द्वारा डिफाइन करे गए हैं, तीन होते हैं वो।
बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। इसके अलावा कुछ और भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको लोग यूज करते हैं, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स को मैच करता है, इसलिए हम उसको भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इनकी लिस्ट मैं आपको लिखवा दूंगा फर्दर। ये दो टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया सर, ठीक है जी। अगला क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैं आपको 3 क्लासिफिकेशन पढ़ा चुका था। पहला बियरर और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पढ़ा चुका था, दूसरा इनलैंड और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पढ़ा चुका था, तीसरा डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट पढ़ा चुका था। अब मुझे चौथे से आपको पढ़ाना है जेन्युइन, एकोमोडेशन एंड फिक्टिशियस बिल। जेन्युइन, एकोमोडेशन एंड फिक्टिशियस बिल पढ़िए एक बार। सिंपल सी सरल डेफिनेशन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए यार आपने बिल ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर तो पढ़ा होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ना अभी मैंने आपको बीआर बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन नहीं सिखाई, पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा होगा। 11वीं क्लास में पढ़ाया गया था, वो 11वीं क्लास की अकाउंटिंग में पढ़ाया था, तो पढ़ा तो होगा कभी ना कभी। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। देखिए बेसिकली मुझे वो बाद में बताना है, पर मुझे आप पॉइंट देना है एक। भाई आपका बिजनेस है, आपने किसी को उधार पर माल बेचा, क्रेडिट पर सोल्ड करा। अभी मानकर चल रहा हूं कि आपने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा है। जब आप उधार पे माल बेचते हो, किसी मिस्टर बी को बेच दिया आपने उधार पे माल, मिस्टर बी के पास पैसे नहीं है, तो आपने क्या करा, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया। जब आप बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करते हो तो आपको पता होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने वाला होता है वो ड्रॉर होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने वाला कौन है, ड्रॉर। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं ड्रॉई, ठीक है जी। अब ये दोनों पार्टी डिफरेंट है, एक कस्टमर है, एक बिजनेस है हमारा, और हमारे बिजनेस में एक हमारा कस्टमर है, तो दोनों डिफरेंट पार्टी है, कोई दोस्त नहीं है। हमने एक ट्रेड करा है, बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा, और जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा इसके बाद बीआर आ गया, बिल रिसीवेबल, इसको बिल का पैसा लेना है, और उसके बाद बीपी आ गया क्योंकि उसको बिल का पेमेंट करना है। बीआर और बीपी आ गया। ठीक है जी। अब हमने कहा कि देखिए ऐसा है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हुआ है, या बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, मान लो चेक होता, मान लो चेक, मान लो उसने उधार पे नहीं बेचा होता, सोल्ड करे होते गुड्स और चेक में पेमेंट हो गई होगी थी, या प्रोमिसरी नोट होता, कोई भी हो चीज, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, या प्रोमिसरी नोट हो। प्रो नोट बोलते हैं प्रोमिसरी नोट को प्यार से, प्रो नोट हो। ऐसे केस के अंदर दोस्तों ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा गया है या प्रोमिसरी नोट इशू करा गया है, ये बिजनेस के लिए इशू कराया गया है, बिजनेस ट्रेड के लिए करा है, बिजनेस कर रहे हैं हम, ऐसे नहीं कि पर्सनली हम इशू कर रहे हैं, बिजनेस के लिए इशू कराया जा रहा है। इनको कहते हैं जेन्युइन बिल। इनको क्या कहा जाता है, जेन्युइन बिल, जेन्युइन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। जेन्युइन इंस्ट्रूमेंट का दूसरा नाम होता है ट्रेड बिल, ट्रेड बिल। एक होता है एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल भी आपको अकाउंटिंग में सिखाया गया होगा। ट्रेड बिल बेसिकली हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं, बिजनेस के लिए यूज करते हैं। जहां बिजनेस हो रहा होता है, उधार पे हमने किसी को माल बेचा, उधार पे किसी से माल खरीदा, तो उस वाली ट्रांजैक्शन के लिए हम बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या चेक का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रेड बिल या जेन्युइन बिल। जबकि अकोमोडेशन में क्या होता है, हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं। यहां पर हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे, ये हमसे सामान खरीदना है, इसके बाद पैसे नहीं थे, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया, प्रोमिसरी नोट इशू कर दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेड बिल। जेन्युइन बिल भी कहते हैं ट्रेड बिल का दूसरा नाम। अकाउंटिंग में जब आप पढ़ते हैं अकाउंटिंग में, तो 2 टाइप के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, एक ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और एक एकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। एकोमोडेशन के अंदर भी क्या होता है कि जब हम अपने दोस्त की हेल्प कर रहे होते हैं, मान लो आपके दोस्त के पास पैसा नहीं है, तो आपने एक बीआर इशू करके दिया उसको, उसने एक बीआर बनाया और आपको आपने एक्सेप्ट कर लिया, वो बीआर बैंक के पास गया और बैंक से डिस्काउंट करा लिया, सारी चीजें वही है अकाउंटिंग वाली, है ना। उसके बाद पैसे आ जाएंगे, तो आप जब बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करते हैं बिजनेस के अंदर, तो उसको ट्रेड बिल कहा जाता है, जेन्युइन बिल भी कहा जाता है। और जब आप बिजनेस बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करते हैं या प्रोमिसरी नोट इशू करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ हेल्प, किसी की हेल्प के लिए इशू करते हैं, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव्स की हेल्प के लिए आपने बिल ऑफ एक्सचेंज की हेल्प ली, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा कि चलो मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज एक बीआर बनाकर दे रहा हूं, 3 महीने का बीआर दूंगा, आप बीआर ले लीजिएगा, बैंक से पैसा निकाल के अपने पास रख लीजिएगा, फिर जब पेमेंट करने का दिन आएगा मुझे पे कर देगा, मैं बैंक को पे कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगी, हेल्प हो जाएगी, है ना। मैंने आपको बीआर दिया,
आपसे आपने बीआर इशू करा, मैंने इसको एक्सेप्ट करा, मेरे पे बीपी आ गया, आपके बीआर आ गया, आपको आप गए बैंक में डिस्काउंट करा लिया, 20,000 का बिल था, आपने 19,500 लेकर पैसे ले लिया, आपको पैसों की नीति पूरी हो गई। 3 महीने बाद आपने मुझे 20,000 रुपए दिया, मैंने पे कर दिया। तो हेल्प की पर्पज के लिए जब कोई बिल इशू करा जाता है उसको एकोमोडेशन बिल कहा जाता है। और जब जब आपके पास ट्रेड बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए जब बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट या फिर चेक इशू करा जाता है उसको ट्रेड बिल या फिर जेन्युइन बिल कहा जाता है। तो 2 टाइप के बिल होते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग में आपने उतना पढ़ा था, जबकि लॉ के अंदर एक और बिल है जिसको बोलते हैं फिक्टिशियस बिल। पहले जेन्युइन और अकोमोडेशन पढ़िए। व्हेन द बिल ड्रॉन एक्सेप्ट और एंडोर्स फॉर कंसिडरेशन इट इज जेन्युइन बिल, कंसिडरेशन के लिए। अब मुझे बताओ बिजनेस के अंदर कंसिडरेशन होगा नहीं होगा? बिजनेस में क्या होगा भाई, किसी को आप माल बेच रहे हो तो पैसे लोगे। तो भाई मैं किसी को बीआर दे रहा हूं तो कहीं ना कहीं क्यों दे रहा हूं उसको बीआर इशू कर रहा हूं या बीपी साइन कर रहा है कोई पर्सन, तो क्यों कर रहा है वो अपनी लायबिलिटी क्यों क्रिएट कर रहा है बीपी साइन करके? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको हमें पेमेंट करनी होगी, कहीं ना कहीं वो हमसे कुछ लेकर गया होगा। मान लो आप बीपी एक्सेप्ट कर रहे हो, क्यों एक्सेप्ट करोगे भाई? क्योंकि आपने मेरे से कुछ लिया होगा। तो कंसिडरेशन जहां पर होता है ना, जहां कंसिडरेशन होता है, आपने मेरे से कुछ लिया तो आप मुझे देने के बदले में बीपी बीआर दे रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों क्या होगा, ट्रेड बिल या फिर जेन्युइन बिल कहा जाएगा। जब आप हेल्प के पर्पज से करते हो, व्हेन इट इज ड्रॉन एक्सेप्टेड एंड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन क्या होता है, हेल्प, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, उसने मुझे कुछ देना नहीं है, फिर भी उसको पैसों की नीड है, तो मैंने बीआर इशू करके दे दिया उसको, और बीआर वो बैंक से डिस्काउंट कराकर उसने पैसे रख लिया। इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं आप एकोमोडेशन बिल। अब क्या होता है फिक्टिशियस, क्या होता है फिक्टिशियस? देखिए ऐसी चीज होती है जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करती है ना। जैसे कि मैं किसी कंपनी का नाम लिख रहा हूं और वो रियल लाइफ में कोई है ही नहीं, कंपनी का नाम लिख रहा हूं, रियल लाइफ में आपको कहीं दिखेगा नहीं, कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैंने कंपनी लिखी एबीसी लिमिटेड, आप चेक करो एबीसी लिमिटेड कहां पर है, कहां पर है, कहां पर है, कहीं नहीं दिखेगी, बट डॉक्यूमेंट में दिखी हुई है कंपनी है। तो जब ड्रॉर और ड्रॉई दोनों या ड्रॉर और पे बोथ दी पार्टी, जब दोनों ही पार्टी का एग्जिस्टेंस रियल लाइफ में नहीं होता और वो दोनों बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करते हैं या प्रोमिसरी नोट इशू करते हैं, तो उसको फिक्टिशियस बिल कहा जाता है। फिक्टिशियस का मतलब है ऐसी चीज जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रही, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट कर रही है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनको ओपन कर लिया जाता है, बट इनका रियल लाइफ एग्जिस्टेंस कहीं नहीं होता। आप कहीं के एड्रेस पे जाओगे, कंपनी एड्रेस में दिखेगी नहीं कंपनी कोई है, कंपनी बस नाम खुली हुई है, इस नाम की कंपनी कहीं ना कहीं दिखेगी, पर अगर एक्चुअल में देखोगे तो उसका कोई कंपनी है नहीं। बहुत सारी कंपनी ऐसे है जो ओपन होती है फिर बंद हो जाती है, पर कंपनी को बंद नहीं करते, वो जगह बंद कर देते, सब कुछ खत्म हो जाता है, कंपनी कहीं ना कहीं पेपर में दिख रही होती है, वो कंपनी फिक्टिशियस कंपनी मानी जाएगी, फिक्टिशियस पर्सन माने जाएंगे। तो ऐसे पर्सन जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, वो डॉक्यूमेंट्स में एग्जिस्ट करते हैं, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उनकी डेथ हो गई, उनके नाम पर बीआर इशू कर दिया या उनके ऊपर बीपी इशू कर दिया, तो ऐसे केस के अंदर जिस पर्सन की डेथ हो गया वो रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं भी उनका डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो जिंदा है पेपर में, तो उनके नाम पर बीआर बीपी इशू कर रहे हैं, तो ऐसे केस के अंदर वो पर्सन फिक्टिशियस पर्सन है। तो हमने कहा व्हेन ए ड्रॉर पे और बोथ फिक्टिशियस द बिल इज कॉल्ड फिक्टिशियस बिल। अच्छा एक बात ये सुनिए, क्या सर दोनों ही पार्टी का फिक्टिशियस होना इंपॉर्टेंट है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, दोनों पार्टी का फिक्टिशियस होना जरूरी नहीं है। अगर एक पार्टी पेपर में एग्जिस्ट कर रही है, रियल लाइफ में नहीं कर रही, और दूसरी पार्टी रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, तो ऐसे केस के अंदर वो क्या है, वो फिक्टिशियस बिल माना जाएगा। एक पार्टी भी अगर फिक्टिशियस ना नेचर है तो हम उसको क्या मानेंगे, फिक्टिशियस बिल मानेंगे उसकी टर्म में। मान लो कोई मैं एक रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा हूं, मुझे देख रहे हो कि मैं रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने किसी कंपनी को बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करा, पर देखा कि कंपनी का एग्जिस्टेंस ही पेपर में है और कहीं पर नहीं दिख रहा, कहीं रियल लाइफ में उसका एड्रेस जा रहा हूं तो कहीं दिख नहीं, बस पेपर में ही एग्जिस्ट कर रही है वो, और कहीं उसका एग्जिस्टेंस नहीं दिख रहा, कहीं कंपनी का एड्रेस नहीं है, कंपनी की और कोई एसेट्स नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बस पेपर में है, ये नाम की कंपनी है। तो अब जो कंपनी है वो रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट कहीं नहीं रही, बस पेपर में कर रही है, तो वो फिक्टिशियस कंपनी होगी और मैं तो रियल पर्सन हुई। तो अगर मैंने उसके साथ कोई बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर लिया या प्रोमिसरी नोट साइन कर लिया, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, फिक्टिशियस ट्रांजैक्शंस मानी जाएगी और ये फिक्टिशियस बिल कहलाएगा, राइट। If both drawer pay of a bill is a fictitious or fictitious person, the acceptor is liable to holder in a due course if holder in due course can show that the signature of the supposed drawer and that of the first pay are the same in handwriting. काट दो, इतना पढ़ो यहां तक, यहां से यहां डिडक्ट कर दूंगा मैं भी।
If both drawer or person accepted to course, no need to learn. पेपर में आता नहीं है, पेपर में सिर्फ सिंपली एक एमसीक्यू पूछेगा आपसे कि फिक्टिशियस बिल क्या होता है, जब दोनों पार्टी या एक पार्टी फिक्टिशियस ना नेचर हो। फिक्टिशियस का हिंदी में लिख देना, ऐसा पर्सन जो पेपर में एग्जिस्ट करते हैं पर रियल लाइफ में उनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसको फिक्टिशियस कहते हैं। और उन ट्रांजैक्शन उनके तरफ से अगर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन होता है या बिल ऑफ एक्सचेंज इशू होता है तो ऐसे केस के अंदर फिक्टिशियस बिल कहा जाता है, उनको हम क्या कहेंगे, फिक्टिशियस बिल कहेंगे। अगला यहां पर एग्जांपल दे सकते हैं फिक्टिशियस बिल का, आप मैं लिख देता हूं। मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ओनली एग्जिस्टेंस इन अ पेपर, इसने बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर लिया या प्रोमिसरी नोट इशू कर लिया, किसको, मिस्टर श्याम को, इसका एग्जिस्टेंस है, तो ऐसे बिल ऑफ एक्सचेंज को क्या कहा जाता है, फिक्टिशियस बिल कहा जाएगा। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को फिक्टिशियस बिल कहा जाएगा। ये एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है सर। आइए अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, क्लीन एंड डॉक्यूमेंटरी बिल व्हेन नो डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू गुड्स आर एनेक्स्ड। एनेक्स का मतलब होता है अटैच करना। थ्रू द बिल इज कॉल्ड इट इज अ क्लीन बिल। व्हेन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज अदर डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द गुड्स आर अटैच, इट इज अ डॉक्यूमेंटरी बिल। बड़ा सिंपल सा मतलब है, आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो तो बैंक में अकाउंट खुलवाते टाइम आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी और पैन कार्ड की फोटोकॉपी उस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में अटैच करते हो। इसको कहते हैं एनेक्स्ड करना। अटैच करना किसी डॉक्यूमेंट को, उसको एनेक्सर कहते हैं, एनेक्स्ड करना कहते हैं। अटैच करना मींस एनेक्स करना, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है जी। जब ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज, ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं है, उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्लीन बिल कहा जाएगा। और ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने की फर्दर नीड है, उसके बिना वो पूरा नहीं माना जाएगा, उसको डॉक्यूमेंट अटैच करने ही पड़ेंगे, उनको डॉक्यूमेंट्री बिल कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा सरल बन जाता है इसका तो, ठीक है ना। तो ऐसा बिल जिसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ बिल बिल चलेगा तो इनफ है, उसको हम क्या मानेंगे, क्लीन बिल कहेंगे। और ऐसा बिल जिसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने की जरूरत है, उसको हम डॉक्यूमेंट्री बिल कहेंगे। इतने में कोई डाउट है तो मुझसे, ठीक है जी, इतना आपको क्लियर हो गया। अब जो हमारा छठा, सातवां, आठवां, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ, ठीक है जी, 7 और 8, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। 3 ही रह गए, इसके बाद मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो जाएगा। जो छठा और सातवां है, इसको समझाने में समय लगता है, इसके लिए एग्जाम्पल ड्रॉ करना पड़ता है। मैं ये सोच रहा हूं कि अभी इसके लिए रोक इसी क्लास में कवर करेंगे, थोड़ा सा रुक कर पढ़ाता हूं। मुझे एक चीज पढ़ानी है जो इसकी अंदर शायद उसकी नीड हो सके, ठीक है जी। तो मैंने क्या करा अभी, छठा, सातवां और आठवां कौन कौन सा है, एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट, एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट और एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। ये 3 इंस्ट्रूमेंट को अभी थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूं, ठीक है जी। होल्ड करने पे आप थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो यहां पर आपको ड्रॉर, एक्सेप्टर, पेई और होल्डर आपको पता है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स पता है। ये आपको नहीं पता, पेमेंट ऑफ ऑनर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्डर, है ना, और ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, ये नहीं पता आपको। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम वापसी उसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। आइए सबसे पहले आ जाओ, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है जी, चलिए तो सबसे पहले आप देखिए, एग्जांपल सुनिए। मान लो एक फादर है, उसकी डॉटर की शादी थी,
एक फादर है, उसकी डॉटर की शादी है, ठीक है जी। अब फादर ने अपनी डॉटर के लिए टेंट बुक करा, टेंट जो भी होता है, वाटिका, फार्म हाउस, और हिंदी अनुवाद बोलूं शादी घर, है ना। अगर मैं सरल हिंदी की बात करूं तो शादी घर, जहां पर शादियां होती है। तो भैया अब क्या हुआ, उसके फादर ने क्या करा, एक टेंट बुक करा, और टेंट वाले को कहा कि भैया आप ऐसा है, आप मेरे पापा की परी की वेडिंग हो रही है, आप मेरे बेटी की शादी करवा दो, इसमें जितना टेंट वैंट का खाने का खर्चा आप देख लीजिए, और जितना भी खर्चा होगा बेटी की शादी के बाद मैं आपको उस सारे खर्चे का पेमेंट कर दूंगा, बट अभी मेरे पे कुछ नहीं है। वो कह रहा सर ऐसे कैसे, कुछ तो एडवांस दीजिए। कह रहा जी देखो अभी मेरे पे कुछ है नहीं, बट जैसी मेरी शादी, बेटी की शादी कंप्लीट हो जाएगी, तो एक बार शादी कंप्लीट हो गई उसके बाद मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा। वो कह रहा नहीं सर नहीं, मुझे ऐसा भरोसा नहीं है, मुझे आप हंस रहे हो, आप हंस रहे हो सर, कुछ तो गड़बड़ है। कह रहा जी मैं जन्म से ही हंसमुख हूं, ऐसा नहीं है कि मैं हंस रहा हूं तो कुछ गड़बड़ है। आप मानिए, आप नहीं मान रहे, आप कुछ तो भरोसा करने के लिए कुछ तो करिए। कह रहा सर ऐसा है, बीआर, मैं एक बीआर बना लेता हूं, आप एक बीआर बना लो, आप एक बीआर बिल ऑफ एक्सचेंज साइन इशू कर लो, और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूं, और मैं उसमें लिख देते, उसमें आप लिख देना कि मैं अपनी इनकी बेटी के लिए खाने का और टेंट का कर रहा हूं, और आपने बीआर इशू करा और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बीआर और एक्सेप्टेंस हो गई है। मतलब फादर के पास बिल का पेमेंट करना है फादर को, और इस वाले को पैसा मिलेगा, इसके बाद बीआर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसकी बेटी की शादी कंप्लीट हो गई, अब इसकी बेटी की शादी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद टेंट वाला आता है और कहता है भैया देखिए सर, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने साइन करा था, और आपने कहा था कि जैसे आपकी बेटी की शादी कंप्लीट हो जाएगी, हमने अपना सारा काम कर दिया है, आपके एक सारा खाना वाना सबको खिला दिया है, जैसे आपकी बेटी की शादी कंप्लीट हो जाएगी आप पेमेंट कर दोगे। आपने ऐसा कहा था। वो कहता कहा तो था, बट अब मेरे पैसे है नहीं, मैं कैसे करूं पेमेंट। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम में फादर जो था वो डिनाई करने लगा, फादर इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ बीआर, सो बीआर इज डिसऑनर्ड। समझ गया कि इसलिए हंस रहा था ये। कह रहा भैया बेटी को विदा करा है, अब कहां से आएंगे पैसे, पैसे तो सारे खत्म हो गए, पैसे तो तब तक थे जब तक बेटी थी, जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तब तक पैसे थे, अब शादी हो गई तो पैसे तो कंगाल हो जाएगा उसका बाप। तो एक बात समझिए आप, बेटी की शादी करना एक बहुत बड़ी बात होती है। फादर इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ बीआर, फादर इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ बीआर, so बीआर इज डिसऑनर्ड, सो बीआर इज डिसऑनर्ड। बीआर दोस्तों डिसऑनर्ड हो गया। अब टेंट वाला बेचारा बर्बाद हो गया, कह रहा भैया ये क्या बात हुई, ऐसा दौड़ना होता है। टेंट वाला बेचारा बर्बाद हो गया। तो ऐसे केस के अंदर टेंट वाला बहुत सुनाने लगा उसकी बेटी के बाप को कि आप ऐसे तो ना करोगे, आप तो धोखा दिया है, हम आप पे केस कर देंगे, आपने बीआर एक्सेप्ट करा था, ये वो करके। इतने में इसके एक रिलेटिव दिखे, इसके फादर के रिलेटिव दिखे, हो सकता है इसके ताऊ जी हो, बेटी के बड़े भाई हो, है ना, इसके बड़े भाई हो या छोटा भाई हो, जो भी है। तो रिलेटिव आए, कह रहा है क्या बात हो गई कि भैया ऐसा है 2.5 लाख रुपए देने हैं, टेंट की खाने वानी के हमने करा था, इन्हें कहा था बेटी की शादी के बाद देंगे, अब कह रहे बेटी की शादी हो गई, अब काय बात का पैसा। तो रिलेटिव ये कह रहे जी हाँ क्या हो गया, पैसे की नहीं है, कह रहे जी पैसे है ही नहीं मेरे पे, पैसे होते तो मैं यहाँ होता। तो रिलेटिव क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं,
रिलेटिव ने कहा कि आपके बीआर का पैसा मैं दे देता हूं एट द टाइम, जिस टाइम पे करने की बात आ रही है उस टाइम मैं दे देता हूं, आप मुझे बाद में धीरे धीरे करके देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेटिव इज एग्री टू पे द अमाउंट ऑफ बीआर, रिलेटिव इज एग्री टू पे द अमाउंट ऑफ बीआर। अब इस केस के अंदर आपने पता देखा क्या हुआ, इस केस के अंदर आपने देखा होगा क्या हुआ, इस केस के अंदर ये हुआ कि देखिए पार्टी जो थी वो डिफरेंट थी। नेगोशिएबल वाली इंस्ट्रूमेंट की पार्टी कौन थी, फादर, और टेंट वाला, और पेमेंट करने वाला कौन था, कोई और, पेमेंट करने वाला कौन था, कोई और। तो जब ऐसे केस के अंदर होता है कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो पार्टी फेल हो जाती है पे करने के लिए दूसरी पार्टी को, और कोई और आके उसके बदले का पे कर देता है, तो इस कॉन्सेप्ट को नाम देते हैं पेमेंट ऑफ ऑनर। क्या नाम दिया जाता है दोस्त, पेमेंट ऑफ ऑनर कहा जाता है। पेमेंट ऑफ ऑनर एक कॉन्सेप्ट है जहां पर, कहां गया, ये रहा पेमेंट ऑफ ऑनर। पेमेंट ऑफ ऑनर एक कॉन्सेप्ट है जहां पर दोस्तों पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे करने के लिए जब एबल नहीं हो पाती तो दूसरी पार्टी आके एट द टाइम उसकी पेमेंट कर देती है। तो दूसरी पार्टी ने जो करा वो उसको कहते हैं पेमेंट ऑफ ऑनर, कि हाँ भाई पेमेंट हो गई है, किसी और पार्टी ने करी हो चाहे मैंने करी हो, पेमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है, पेमेंट आपकी कंप्लीट होगी। तो बीपी का पेमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसको दोस्तों पेमेंट ऑफ ऑनर कहा जाता है। अब इसमें आप अगर देखेंगे तो सर यहां पर इस केस के अंदर बिल बनाने वाला ये था, बिल मेकर कौन था, बिल को बनाने वाला कौन था दोस्तों, बिल बनाने वाला टेंट वाला था, और फादर ने उस बिल को एक्सेप्ट करा था, है ना, कि मैं रेडी हूं पे करने के लिए, आपने जो बिल बनाया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मुझे इसको पैसा पे करना होगा। तो यहां पर बिल बनाने वाला टेंट वाला था, और फादर जिनको कहने वाला था, जिन्होंने कहा कि भाई मैं आपको पैसा दे दूंगा शादी कंप्लीट होने के बाद, एक्सेप्टेंस करने वाला भी फादर थे, है ना, बिल बनाने वाले टेंट वाले और एक्सेप्ट करने वाले फादर। फॉर एग्जाम्पल और लू मैं, फादर को अपनी बेटी की शादी करानी थी, ठीक है, ये टेंट वाले भैया है जिसने सारा खाना वाना टेंट वेंट का देख रखा, डेकोरेशन का। अब ऐसे केस के अंदर इसने बिल बनाया, बिल इसने बनाया, पर बिल बनाने वाला तो ये है, पर इसने एक्सेप्ट नहीं करा, इसने एक्सेप्ट नहीं करा, कह रहा है भैया मेरे पे टाइम नहीं है, ऐसा है मेरे बड़े भाई है वो आपका बिल एक्सेप्ट कर लेंगे, आप टेंशन मत लो आपके पैसे मिल जाएंगे। कह रहा सर हमारी बात तो आपसे हुई है, कह रहा कोई बात नहीं वो भी मेरे बड़े भाई है, तो मेरे बड़े भाई आपका बिल एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसके फादर के जो बिग ब्रदर थे, हेलो ब्रदर, जो बिग ब्रदर थे, मतलब जिनको हम प्यार से इंडियन लैंग्वेज में ताऊजी कहते हैं या बड़े पापा भी कहते हैं, है ना, कहीं कहीं जगह पर ताऊजी कहते हैं, कहीं कहीं जगह पर बड़े पापा कहते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं हमारे पापा से, और हम कहीं कहीं जगह पे ताऊजी कहते हैं। बताओ आपके वहां क्या कहते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं जगह पर अगर इंग्लिश वर्ड में देखा जाए तो कोई भी रिलेटिव हो अंकल कहा जाता है, बस इंग्लिश में देखा जाए, इंग्लिश में अगर गए तो किसी भी रिलेटिव्स को अंकल कहा जाता है, चाहे वो कोई भी रिलेटिव हो, मतलब ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को छोड़कर चाचा ताऊ ये सब अंकल कहा जाता है, मौसा मौसी, ठीक है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस बिल की एक्सेप्टेंस मैं दे देता हूं। तो यहां पर एक्सेप्टेंस देने वाले कौन थे दोस्त, दूसरी पार्टी थी। हालांकि पेमेंट इन केस ऑफ फादर ही करेंगे, पर यहां पर एट द टाइम जब टेंट वाले ने बिल बनाया कि हाँ आपको इतना पैसा देना है, आपका इतना बनता है हिसाब किताब, तो टेंट वाले ने बिल बनाया, तो एक्सेप्ट करने वाली दूसरी पार्टी होती है, इसको कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर। क्या कहा जाता है दोस्तों, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर। तो पेमेंट ऑफ ऑनर और एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर में फर्क क्या है, जब हम पेमेंट ऑफ ऑनर की बात करते हैं तो एक्सेप्ट करने वाला और बिल बनाने वाला अलग होता है, पे करने वाला अलग होता है। और जब हम पेमेंट ऑफ ऑनर की बात करते हैं तो एक्सेप्ट मेन पर्सन नहीं करता, एक्सेप्ट करने वाला दूसरा पार्टी होता है, कि हाँ उसके बदले का मैं एक्सेप्ट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एक्सेप्ट करने में ये है तो ये दोनों पार्टी नहीं बना, पार्टी तो यही दोनों है, बिल ऑफ एक्सचेंज तो इसी के नाम पर आएगा, पर इसके बिहाफ पर किसने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या कर रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ फादर, ऑन बिहाफ फादर के बिहाफ पर उसके बड़े भाई ने एक्सेप्ट कर लिया, ऑन बिहाफ ऑफ दिस एक्सेप्टेंस दे दी बड़े भाई ने।
ठीक है जी। तो पार्टी अभी भी नेगोशिएबल पार्टी ये दोनों ही है, पर उनकी एक्सेप्टेंस के बिहाफ पर जब ये एक्सेप्ट कर देता है, कोई और पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, उसको एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर। अब लास्ट पॉइंट और सीख लो, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। लास्ट पॉइंट हो पेमेंट ऑफ ऑनर समझ में आ गया। एट द टाइम जो पेमेंट कर देता है वो पेमेंट ऑफ ऑनर हो जाता है। किसी और पार्टी के बिहाफ पर कोई दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर ले, उसको एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनर कहा जाता है। और ड्रॉय इन केस ऑफ नीड क्या होता है? ड्रॉय इन केस ऑफ नीड का मतलब ये हुआ, फादर ने बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा, फादर ने ये भी कहा कि मैं इस पर्टिकुलर टाइम में आपकी पेमेंट कर दूंगा, पर जो टेंट वाला भाई है वो घबरा रहा है, तो उसने कहा भैया ऐसा है, आप कोई गारंटर भी दो मुझे, कि अगर मान लो अगर आपने नहीं करी तो कौन ऐसा पर्सन है जो आपकी गारंटी लेगा। तो जो पर्सन गारंटी लेगा उसके फादर की, मतलब बड़े भाई ले लिया फादर के, छोटे भाई ने ले ली, तो वो गारंटी जो ले रहा है फादर के बिहाफ पर कि अगर इन्होंने पेमेंट नहीं करी मैं कर दूंगा पेमेंट इनके बिहाफ पर, तो उसको बोलते हैं ड्रॉय इन केस ऑफ नीड। क्या कहा जाता है? ड्रॉय इन केस ऑफ नीड। बेसिकली फादर के रिलेटिव ने कहा कि अगर बेटी के फादर पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो इनकी गारंटी मैं ले लेता हूं, तो मैं कौन हो गया? ड्रॉय इन केस ऑफ नीड माना जाएगा इसको, कि हाँ अगर ये पेमेंट नहीं करेंगे तो हम कर देंगे, ड्रॉय इन केस ऑफ नीड। ठीक है जी, ये हो गया खत्म। हाँ, ये वाले पॉइंट खत्म हो गए। अब आ जाओ वापसी, अब ये पढ़ा देता हूं एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट। अब पढ़िए एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, पढ़िए जल्दी से एक बार। सामने आपके पास है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, पढ़ा आपने? बहुत ही सिंपल है। एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट अगर हम बात करें तो ये बड़ा सिंपल सा है। मैंने पेन कहां रख दिया? हाँ मिल गया। देखिए एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट क्या है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में से कोई भी ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के फीचर्स भी नजर आते हैं और कहीं ना कहीं प्रोमिसरी नोट के फीचर भी नजर आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को या तो बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट कर लो या फिर प्रोमिसरी नोट ट्रीट कर लो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर एक ऑप्शन आपको देखने का मिलता है कि भाई या तो आप उसको बिल ऑफ एक्सचेंज मान लो उस इंस्ट्रूमेंट को, या आप उसको प्रो नोट मान लो, मतलब उसके उस इंस्ट्रूमेंट में दोनों ही विशेषता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब ये जो बिल का होल्डर होगा, जिसके पास वो बिल होगा, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, वो हम उस पर छोड़ते हैं कि वो क्या मानता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज मानेगा या फिर वो प्रोमिसरी नोट मानता है। देखिए व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू फॉल्टी ड्राफ्टिंग, गलत ड्राफ्ट करने पर, अगर आप गलत तरीके से ड्राफ्ट करते हैं, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू फॉल्टी ड्राफ्ट मे बी इंटरप्रेटेड आइदर एज अ बिल और नोट। नोट मतलब हो गया प्रोमिसरी नोट और बिल मतलब हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज एन एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, इट इज फॉर द होल्डर टू डिसाइड हाउ ही वांट टू बी बिल टू बी ट्रीटेड। अब ये होल्डर पे छोड़ दिया कि वो कैसा मानना चाहता है, उसको प्रोमिसरी नोट मानना चाहता है या फिर बिल ऑफ। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जब आप बना रहे थे तो आपसे कोई ऐसी गलती होगी जिसकी वजह से वो या तो बिल ऑफ एक्सचेंज बन सकता है या फिर वो क्या बन सकता है, या फिर वो प्रोमिसरी नोट बन सकता है। तो यहां पर क्या लिखा है? व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू फॉल्टी ड्राफ्टिंग, गलत ड्राफ्ट कर दिया, गलत तरीके से बना दिया, अब उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है? या तो बिल या फिर प्रोमिसरी नोट। आप उसको दो तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हो, बिल की तरह भी इंटरप्रिटेट कर सकते हो और प्रोमिसरी नोट की तरह भी इंटरप्रिटेट कर सकते हो। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। अभी के लिए इतना समझिए, क्योंकि देखिए अभी आपको अच्छे से बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को नहीं बताओ। किसी स्टूडेंट को पता हो जिन्होंने अकाउंटिंग में अच्छे से कराओ, और किसी को ना भी पता हो। भाई जिन्होंने अकाउंटिंग में बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं पढ़ा तो उनको पता नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फीचर्स होते हैं और प्रोमिसरी नोट में क्या फीचर्स होते हैं। जब मैं आपको बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट बताऊंगा उसका एग्जांपल और दे दूंगा उस टाइम पर। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम ड्राफ्ट करते टाइम, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम ड्राफ्ट करते टाइम गलत ड्राफ्ट कर दिया और ऐसे गलत ड्राफ्ट करने से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी इंटरप्रिटेशन दो निकल जा रही है।
वो प्रोमिसरी नोट की तरह भी दिख रहा है और वो बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह भी दिख रहा है, तो हम उसको एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और ये हम होल्डर पे छोड़ देते हैं कि वो उसको क्या माने, आप प्रोमिसरी नोट की तरह मान लो या फिर आप बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह मान लो, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। ये हो गया एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। याद रखिएगा, पेपर में आएगा, पेपर में आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो या तो हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज भी कह सकते हैं और या तो हम उसको प्रोमिसरी नोट भी कह सकते हैं, तो आप कहना एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट है वो। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट। देखिए, इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट कुछ रिस्पेक्ट पे इनकम्प्लीट होता है। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट होता है ना, पूरी तरीके से उसके अंदर डिटेल नहीं होती, उसको हम इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सिंपल, सरल। देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट इज इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट इज नोन एज इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट। When a paper signed or delivered to another a blank or incomplete stamp paper, he authorized the other person to make or complete upon it a negotiable instrument for any amount not exceeding the amount covered by the stamp. Let's talk about the maximum value of the bill. अब ये जो भी लाइन लिखी है इसके लिए मैं एग्जांपल तो आपको दे दूंगा, पर एक सिंपल एग्जांपल भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल आप ये समझिए, इनकोटेड का मतलब क्या हुआ है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी रिस्पेक्ट में इनकम्प्लीट है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने कहा भाई ऐसा है कि एक चेक मैंने आपको दिया और उस चेक में मैंने अमाउंट डाल दिया और साइन कर दिए। लेट सपोज उसमें अमाउंट डाला 10,000 रुपए और साइन कर दिया मैंने अपना चेक आपको दिया। अब जो मैंने आपको चेक दिया वो एक इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या वो कंप्लीट दिया या इनकम्प्लीट दिया? सर, इनकम्प्लीट दिया। उसमें मैंने आपका नाम नहीं लिखा। मैंने कहा ये आपकी इच्छा है, आप अपना नाम लिखकर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लो या सेल्फ जाकर बैंक से निकाल लो, वो मैंने आपके पास ऑप्शन छोड़ दिया। पर मैंने जब आपको चेक ट्रांसफर किया, क्या मैंने आपको कंप्लीट चेक दिया था? क्या मैंने उस पर आपका नाम लिखा, आपका अकाउंट नंबर डाला, अकाउंट पे ही करके अकाउंट नंबर डाला, आपके बैक साइड में आपका अकाउंट नंबर लिखा? ऐसा तो कुछ नहीं करा मैंने सिंपली क्या करा, एक चेक आपको पकड़ाया जिसमें मैंने आपका नाम भी नहीं लिखा, उसमें अमाउंट सिर्फ डाला और साइन कर दिया। डेट भी नहीं डाली, नाम नहीं लिखा, नाम में वर्ड, अमाउंट को वर्ड में नहीं लिखा, ठीक है ना, अमाउंट को वर्ड में नहीं लिखा, अकाउंट नंबर नहीं डाला आपका। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप जब किसी को ट्रांसफर कर रहे हो और वो डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट इन नेचर है, तो उसको इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट। अब मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है, एम्बिगुअस और इनकोटेड। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, या तो हम उसको बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह मान सकते हैं या फिर हम उसको प्रोमिसरी नोट की तरह मान सकते हैं। क्योंकि जब इसको रीड्राफ्ट करा था तो कहीं ना कहीं गलती हो गई थी, जिससे इसका दो इंटरप्रिटेशन निकल जा रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी और प्रोमिसरी नोट भी। जबकि इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट का मतलब है इनकम्प्लीट, इनकोटेड इनकम्प्लीट, बात आ रहा है, मैच कर रहा है, इनकोटेड इनकम्प्लीट। तो ऐसा समझिए, तो इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट है जो इनकम्प्लीट इन नेचर होता है। ऐसे आपके ध्यान में हिट रहेगा कि इनकोटेड इनकम्प्लीट, ऐसे रहेगा। आप नहीं तो बड़े सारे कंफ्यूज हो जाते हैं आगे जाकर कि एम्बिगुअस में इनकम्प्लीट था या इनकोटेड में इनकम्प्लीट, इनकोटेड इनकम्प्लीट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें इनकम्प्लीट है वो कम रिस्पेक्ट से, तो उसको हम इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक चेक का एग्जांपल दिया, मैंने आपको चेक दिया, अमाउंट फिगर में लिख दिया था और साइन कर दिए थे, बाकी सब छोड़ दिया था मैंने, तो वो इनकम्प्लीट है। ऐसे तो वो चेक पास नहीं होगा, उसमें पूरा डिटेल फिल करनी होगी तभी तो पास होगा। तो जब तक वो इनकम्प्लीट है तो इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। अब एग्जांपल और लेता हूं। मैंने आपसे कोई सर्विस ली, आपकी कंपनी है, मैंने आपसे उसमें से कोई सर्विस ली, मैंने आपसे कहा कि आप मुझे सर्विस दे दीजिए। अब अभी जब हम शुरू में सर्विस की बात करें तो अभी हमें पता नहीं है कि उस सर्विस में क्या कॉस्ट आएगी। वो तभी पता चलेगा जब वो सर्विस पूरी आप मुझे दे दोगे, कंप्लीट हो जाएगी, तब पता चलेगा क्या कॉस्ट आने वाली है। आप मुझसे पैसा मांगने लगा कि सर आप पैसे एडवांस दे दो। मैंने कहा भाई कैसे दूं एडवांस? जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि सर्विस की कॉस्ट क्या आएगी, तब तक हम कैसे एडवांस दें आपको, कैसे आपको पेमेंट कर दें? तो आपने कहा सर देखिए, आप ना 10,000 से ज्यादा जो भी हम सर्विस आपको प्रोवाइड करें, एक एस्टिमेट में अनुमान लगा रहा हूं, वो 10,000 से ज्यादा का अमाउंट नहीं आएगा, 10,000 से ज्यादा का अमाउंट नहीं आएगा। तो आप हमें एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर दीजिए जिसकी मैक्सिमम बिल ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू 10,000 हो। मैंने कहा ठीक है, और अमाउंट में ब्लैंक छोड़ देना आप, ठीक है ना, क्योंकि इनकोटेड भी तो बनाना है, इनकम्प्लीट भी तो बनाना है। तो मैंने आपको एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, उसमें एक ऐसी स्टैंप ड्यूटी लगाई जिस स्टैंप ड्यूटी की, देखिए जब भी आप कभी स्टैंप ड्यूटी देखते हैं, आप अपनी लैंड, आपके घर की जमीन हो गया, अगर आपके पास खुद की जमीन है ना, तो अपने घर की जमीन देखिएगा, ऊपर 400 का, ऊपर 500 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट होता है। बेसिकली वो स्टैंप ड्यूटी होती है। स्टैंप ड्यूटी की ना कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि मान लो 50 की नोट की वैल्यू होगी 1 लाख तक, 1 लाख रुपए है।
ऐसी 100 के नोट की वैल्यू है 10 लाख तक, 1000 के नोट की वैल्यू है 1 करोड़ तक। तो मैक्सिमम वैल्यू बताता है स्टैंप ड्यूटी किसी भी चीज की। तो आप वहां पर देखेंगे, आप अपने लैंड के डॉक्यूमेंट उठाना, तो वहां पर आपके लैंड के डॉक्यूमेंट में लिखा होगा 50। अब तो यूज नहीं होता, पहले होता था ऐसा यूज। क्या पता अभी भी कई जगह इसका यूज होता है। हमारे वहां दिल्ली के अंदर ऐसा यूज नहीं हो रहा, पहले बहुत हुआ करता था। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, मेरे को पता है इस बारे में, तो आप भी देखेंगे। तो स्टैंप ड्यूटी बेसिकली वहां काम आती है। तो स्टैंप ड्यूटी बेसिकली आपको क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट की मैक्सिमम वैल्यू बता देता है। तो मैंने क्या करा, आपका एक बीआर इशू करा आपको, आपने जो सर्विस दी, आपने मुझे बता दिया कि इस बीआर की सर्विस 10,000 से ज्यादा नहीं होगी। तो मैंने एक 2 रुपए का स्टैंप ड्यूटी लगाई उस बीआर में, और 2 रुपए की स्टैंप ड्यूटी ये डिनोट करता है 10,000 रुपए, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा एक स्टैंप ड्यूटी मैक्सिमम वैल्यू बताता है। तो मैंने 2 रुपए की स्टैंप ड्यूटी उस बिल ऑफ एक्सचेंज में लगाकर आपको दे दी। अब उसमें जो अमाउंट डालोगे वो 10,000 से एक्सीड नहीं होगा, क्योंकि स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 10,000 ही है। 10 से कम डालोगे चलेगा, 10,000 से ज्यादा ही डाल सकते आप। मैंने वहां तक उसको लिमिट कर दिया। तो मैंने क्या करा, आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, आपका नाम लिखा, सबको लिखा, पर मैंने अमाउंट पे ब्लैंक छोड़ दिया और 2 रुपए की स्टैंप ड्यूटी लगाई जिसकी वैल्यू 10,000 तक है। अब उसमें 15 डालोगे वो बेकार हो जाएगा। तो मैं श्योर हूं कि यार ये जितना अमाउंट डालेगा मैक्स तो मैं 10 ही डाल सकता हूं, उससे ज्यादा डाल ही नहीं पाएगा। डालेगा तो बिल्कुल एक्सचेंज खराब हो जाएगा, है ना। तो यहां पर एक काम आता है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जहां पर कहीं ना कहीं कोई भी डॉक्यूमेंट किसी रिस्पेक्ट से इनकम्प्लीट होता है उसको इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब देखिए सारा समझ में आएगा। जैसे कि क्या करा, व्हेन अ पर्सन, एक पर्सन ने साइन करे, एक डिलीवर कर दिया अनदर ब्लैंक और इनकम्प्लीट स्टैम्प पेपर, ही अथोराइज्ड टू अदर पर्सन टू मेक और कंप्लीट। हमने कहा कि भाई ऐसा है, आप अपना अमाउंट लिख लेना। मैंने तो एक स्टैंप ड्यूटी लगा दी, स्टैंप ड्यूटी की वैल्यू 10,000 है मैक्सिमम, मैंने स्टैंप पेपर लगा दिया, उस स्टैंप पेपर की वैल्यू मैक्सिमम 10,000 है। जितनी सर्विस आपने दी आप उस हिसाब से अमाउंट डाल देना अपना उसमें। 10,000 से आपने कहा कि 10,000 से ज्यादा नहीं होगी, तो 10,000 से इतनी होगी, 8,000 9,000 जो भी होगी वो डाल दीजिएगा। मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, कंप्लीट करने का काम मैंने यहां से छोड़ दिया ब्लैंक। फॉर एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग, तो वो स्टैम्प पेपर से आप एक्सीड नहीं कर सकते। द अमाउंट कवर बाय द स्टैम्प, दिस स्टैम्प। अब समझ में आया। स्टैम्प ड्यूटी टॉक अबाउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बिल। स्टैम्प ड्यूटी अगर आप किसी बिल पे लगा देते हो मैक्सिमम वैल्यू बताता है कि हाँ इस बिल की मैक्सिमम वैल्यू 10,000 है। 2 रुपए का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 2 रुपए के स्टैम्प की वैल्यू 10,000 है, मुझे नहीं पता कितनी होती है, ठीक है ना। ये चेंज होता रहता है, ये अपने अपने रिस्पेक्ट में अलग अलग चीजें होती रहती है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल में दिया कि 2 रुपए की स्टैंप ड्यूटी अगर 10,000 है तो मैंने वो लगा दी स्टैंप पेपर, तो वो 10,000 से वैल्यू के ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा वो बिल, और ना उस पर आप अमाउंट डाल सकते। अगर मैं सरल भाषा में आपसे कहूं कि इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो आप कहिएगा कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट होता है किसी रिस्पेक्ट पे, चाहे वो अमाउंट में इनकम्प्लीट हो, चाहे डेट पर हो, चाहे नेम में हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। सिंपल और खत्म। ये तो बस नीचे बस यहां से यहां तक क्या था, एग्जाम्पल था और कुछ नहीं। अब अगला पॉइंट आ गया आपका एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन कंडीशनली फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी and not for the purpose of transferring the property, therein it is called escrow instrument. The liability to pay in case of escrow instrument does not arise if the condition agreed upon is not fulfilled party to the other negotiable instrument. इस पढ़कर आपको क्या समझ में आइए मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था ड्रॉ इन केस ऑफ नीड वाला, उसमें मैंने आपको बताया था एक फादर अपने डॉटर की शादी करवा रहे हैं और वो टेंट वाले से कहते हैं कि भाई मेरी डॉटर की शादी अगर कंप्लीट हो जाएगी तब मैं आपको पैसा दे दूंगा, अभी पे है नहीं, अभी आप कर दीजिए, बाद पैसा लेना है, 1-2 महीने बाद ले लेना, डॉटर की शादी के 1-2 महीने बाद, 2 महीने का चलो बना लेते हैं। फादर ने टेंट वाले से बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करवा लिया, फादर ने एक्सेप्ट कर लिया, टेंट वाले ने मेक कर लिया, तो टेंट वाले के पास बीआर आ गया और 2 महीने की पीरियड दिया, क्रेडिट पीरियड। अब टेंट वाला कह रहा था कि मैं आपको तभी बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करूंगा जब कोई एक पर्सन आपकी गारंटी लेगा। मान लो मैं वो गारंटी देने आ गया कि अगर फादर ने पेमेंट नहीं करी डॉटर के तो मैं उसके बिहाफ पर पे कर दूंगा। अब वो कहने लगा कि सर मैं आप तो गारंटी दे रहे हो, बोल कर दे रहे हो ना, लिख कर दो आप। तो मैंने भी एक इंस्ट्रूमेंट इशू करा। मैंने उस इंस्ट्रूमेंट में ये लिखा कि अगर फादर अपनी पेमेंट करने से डिनाई कर देते या पेमेंट नहीं कर पाते किसी केस के अंदर, तो ये पेमेंट का जो सेकेंडरी लायबिलिटी आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी। समझ में आया। तो फादर के ऊपर प्राइमरी लायबिलिटी है कि बेसिकली पेमेंट तो उन्हीं को करनी है, बेटी की शादी उन्हीं की हुई थी, बट अगर वो पेमेंट नहीं करते तो आप मुझे आकर पकड़ लीजिए, मैं लिखकर आपको दे रहा हूं। तो मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिख कर दिया, उसमें यह लिखा
कि फादर अगर पेमेंट नहीं करते या पेमेंट करने से डिनाई करते हैं तो उसकी लायबिलिटी मेरे ऊपर आ जाए और मैं ये कह रहा हूं कि इनके बदले की पेमेंट फिर मैं करूंगा। तो मैंने क्या करा, मैंने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिख कर दिया टेंट वालों को। तो वो इंस्ट्रूमेंट दोस्तों एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि वो कंडीशनल इंस्ट्रूमेंट है। कंडीशन क्यों है? कंडीशनल इसलिए है कि अगर फादर पे नहीं करेंगे तब मैं करूंगा भाई, ऐसे नहीं करूंगा मैं पे। अगर उन्होंने पे कर दिया तो फिर ये इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मैं क्यों पे करूं? जब फादर पे कर रहे हैं तो फिर इसका मेरा क्यों? मैंने क्या लिखा उसके अंदर? कंडीशन लगाई थी, अगर फादर अपनी पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो मैं करूंगा। ठीक है जी। तो जब आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं जो कहीं ना कहीं कंडीशनल होता है और एक स्पेशल पर्पस के लिए होता है, हर किसी के लिए कंडीशनल वाली नहीं होता। गारंटी हर किसी के लिए तो देते नहीं है भाई, एक स्पेशल पर्पस के लिए ही गारंटी दी जाती है। तो मैं अगर गारंटी दे रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर वो पे नहीं करेंगे तो मैं करूंगा, तो मेरे ऊपर जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी आई ना, और सेकेंडरी लायबिलिटी में कोलेटरल सिक्योरिटी, उसके बाद सेकेंडरी सिक्योरिटी पड़ी है टेंट वाले के पास। पहले तो मैं मांगूंगा फादर से, टेंट वाला कहेगा पहले तो फादर से मांगेगा, ये पहली सिक्योरिटी बिल ऑफ एक्सचेंज उसके साथ साइन करा, और दूसरा जो मैंने लिख कर दिया उसके पास, तो ये हो गया एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने जो उसको लिख कर दिया उसके बाद सेकेंडरी सिक्योरिटी आ गई कि अगर ये नहीं रहेगा तो इसको पकड़ लूंगा। तो मैं जो लिख कर दे रहा हूं जिस इंस्ट्रूमेंट में, उसको एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। और जैसे कि टेंट वाले ने के पास एक बीआर है और एक एस्को इंस्ट्रूमेंट है। बीआर कौन से? जो फादर वाला है। बीआर को तो आगे ट्रांसफर कर सकता है पर एस्को इंस्ट्रूमेंट को आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि वो यहीं के लिए है भाई। वो गारंटी आगे कैसे ट्रांसफर कर देगा यार? गारंटी कैसे ट्रांसफर? गारंटी मैंने दिया उनके लिए ना, तो वो गारंटी का जो एस्को इंस्ट्रूमेंट है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता सर। समझ में आया? तो यहां पर देखिए क्या आया समझ में। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज ड्रॉन कंडीशनली, भाई कंडीशन क्या थी? स्पेशल पर्पस क्या था कि अगर फादर पैसा नहीं देंगे तो मैं दूंगा। तो तुम्हारी एक सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे तुम्हारे को सिक्योरिटी मिल गई कि हाँ अगर वो नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा। टेंट वाला खुश कि अगर यहाँ नहीं आएगा तो यहां से तो आ ही जाएगा, तो सेकेंडरी सिक्योरिटी मिल गई उसको। नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी देयर इन इट इज कॉल्ड एस्क्रो। नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, मतलब आप वो इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रांसफर करने के लिए नहीं दे रहा हूं मैं आपको, बस सिक्योरिटी के तौर पर रखने के लिए दे रहा हूं कि हाँ अगर ये नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा, मुझे भरोसा है ये दे देंगे। सिक्योरिटी के तौर पर रखने के लिए दे रहा हूं। ठीक है सर। तो इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। द लायबिलिटी टू पे इन केस ऑफ एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट डज नॉट अराइज, वो तब तक अराइज नहीं होगी इफ द कंडीशन एग्रीड अपॉन इज नॉट फुलफिल्ड। भाई अगर फादर रेडी है पे करने के लिए तो मेरे ऊपर लायबिलिटी क्यों अराइज हो जाएगी भाई? मेरे ऊपर लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब कंडीशन फुलफिल होगी। और कंडीशन कब फुलफिल होगी? जब फादर मना कर देंगे। मैंने क्या लिखा था? ये कंडीशन है, अगर फादर मना कर दे या दे ना पाए, ये कंडीशन है मेरी। अगर कंडीशन ये हो जाए, फुलफिल हो जाए, फादर मना कर दे या दे ना पाए, तो फिर मैं पे करूंगा। तो मेरे ऊपर लायबिलिटी सेकेंडरी है, मैं तभी पेमेंट करूंगा जब मेरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और कंडीशन क्या है कि फादर मना कर दे या दे ना पाए। वो दे रहे हैं तो फिर मैं क्यों पे करूं? तो इसलिए कह रहा है कि लायबिलिटी जब आती है एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट में, वो अराइज कब होती है? वो अराइज नहीं होती जब तक अराइज नहीं होगी जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। एक बार अगर कंडीशन फुलफिल हो जाए तो फिर लायबिलिटी आ जाती है एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट में भी। तो गारंटी के केस के अंदर एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट इशू करा जाता है। तीनों मतलब समझ में आए नहीं आए, मैं दोबारा तीनों रिपीट कर देता हूं। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होता है जब हम ड्राफ्ट कर रहे होते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, तो हमारी कुछ गलती हो जाती है, कुछ फॉल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस इंस्ट्रूमेंट को दो तरीके से इंटरप्रिटेट करा जा सकता है। या तो हम इंस्ट्रूमेंट को क्या बोल सकते हैं, वैसा जो ड्राफ्ट करा था बिल, उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कह सकते हैं, या वो इंस्ट्रूमेंट हम प्रोमिसरी नोट कह सकते हैं। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो होल्डर ऑफ बिल है, जो होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, वो इसको या तो प्रोमिसरी नोट ट्रीट कर ले या उसको बिल ऑफ एक्सचेंज कर ले। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत अमाउंट या गलत चीजें लिखने की वजह से वो उसका इंटरप्रिटेशन दो निकल जा रहा है। नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट भी और बिल ऑफ एक्सचेंज भी। प्रोमिसरी बिल ऑफ एक्सचेंज आगे सीख लेंगे। फिर हमने पढ़ा था इन कोटेड इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कहीं भी कोई भी चीज इनकम्प्लीट हो, वो अमाउंट पे इनकम्प्लीट हो सकता है, वो नाम में हो सकता है, वो डेट में हो सकता है, और दूसरे पर्सन की इसकी ड्यूटी थी कि भाई तू कंप्लीट करके डाल दियो। तो उसको क्या कहते हैं? इन कोटेड इंस्ट्रूमेंट, जो इनकम्प्लीट इन नेचर होता है किसी रिस्पेक्ट में। अब चेक दिया, मैंने आपको चेक दिया और उसमें साइन ही नहीं करे तो वो तो ना कर पाएगा भाई साइन। तो साइन कोई इनकम्प्लीट नहीं है,
साइन नहीं करेगा तो फिर क्या फायदा, वो थोड़ा कर पाएगा। ऐसी चीज इनकम्प्लीट मानी जाएगी जो अगला पर्सन लिखकर उसको अलाउ कर दे। जैसे कि मैंने अमाउंट नहीं लिखा, साइन करके मैंने आपको चेक दे दिया, अमाउंट तो आप लिख सकते हो ना, साइन थोड़ा कर सकते हो मेरे चेक में आप, तो ठीक है। तो मैंने अगर साइन नहीं करा तो उसका मतलब ये नहीं है वो इनकम्प्लीट हो गया, वो इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, वो कुछ नहीं है। फिर भाई साइन करने की पावर तो मेरे पास ही है ना मेरे चेक की, तो साइन करके दूंगा और बाकी सब आपको दे रहा हूं कंप्लीट करने के लिए, फिल कर लेना, वो होता है इनकॉर्पोरेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है सर। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मान लो सर साइन नहीं करा तो फिर क्या वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, तो वो कुछ नहीं माना जाएगा भाई, साइन दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, साइन तो भाई मैं ही करूंगा ना, साइन तो करके देना ही पड़ेगा। दूसरी पार्टी क्या कर सकती है, वो डेट फिल कर सकती है, वो नाम डाल सकती है, वो अमाउंट डाल सकती है फिगर में या वर्ड में, ये सब कर सकती है, अकाउंट नंबर डाल सकती है ना, बाकी तो और कुछ नहीं कर सकती। और एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो एक कंडीशनली ड्रॉ करा जाता है और एक कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर दिया जाता है, इसको आप आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। और एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, कंडीशन फुलफिल होगी। लायबिलिटी एस्क्रो इंस्ट्रूमेंट में तब अराइज नहीं होगी जब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। फादर अगर पैसे नहीं देंगे तब मुझे देना पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। ठीक है सर। यहां पर मेरे सारे पॉइंट खत्म हो गए हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और रह गया है, उसके बाद मैं एक डिफरेंट चैप्टर कह सकते हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट कह सकते हो। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे, हमने जो भी पढ़ा अभी तक सिर्फ बेसिक ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा। फिर अब हम जो पढ़ेंगे इसके बाद वो पढ़ेंगे अगली क्लास से बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है, प्रोमिसरी नोट का क्या मतलब है और चेक का क्या मतलब है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है सर। आइए सबसे पहले ये हम सारी चीजें कवर कर चुके। पार्ट कैपेसिटी टू बिकम अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, उस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, कौन कौन सी पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। 3 पार्टी, पहली पर्सन, पहली माइनर, दूसरी अनसाउंड माइंड और तीसरा पर्सन इन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ। मुझे एक बात बताओ, जब मैं किसी पार्टी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर रहा हूं, मैंने माना आपको बी बिल ऑफ एक्सचेंज आपसे साइन करवाया और आपने एक्सेप्ट करा और मेरे पास मैं हूं बेकर, तो मेरे पास बीआर आ गया, आपका बीपी आ गया। ठीक है जी। तो मान लो हम दोनों के बीच में एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन हुआ है, एक प्रोमिसरी नोट साइन हुआ है, क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ होगा? ये ऐसे ही मैं बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर रहा हूं आपके साथ? बताओ सर, ये एक चीज बताऊं मैं आपको जाननी है। बिल्कुल सही बात है सर, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा तभी तो अगर मैं कह रहा हूं कि कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकती तो क्या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू कर सकती है? नहीं, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो हम तभी इशू करेंगे ना जब 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिंपल सी बात है भाई, मैं आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई सामान बेच रहा हूँ या सामान खरीद रहा हूँ आपसे, तब बिल ऑफ एक्सचेंज इशू हुआ, प्रोमिसरी नोटिस हुआ, तब चेक इशू हुआ है। जब मैं आपसे कुछ खरीद ही नहीं रहा, मैं आपसे कुछ सामान ही नहीं ले रहा, तो फिर तो प्रोमिसरी नोटिस इशू होता है। ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट रहा होगा, तो इसका मतलब जब कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इनकॉम्पिटेंट है तो फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए भी इनकॉम्पिटेंट होगी, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू नहीं कर सकती। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सी पार्टी इनकॉम्पिटेंट थी? माइनर। देखो, तो हमने कहा नेगोशिएबल के लिए भी माइनर इनकॉम्पिटेंट होगा। फिर हमने कहा भाई ऐसा है, वो डाला ही नहीं उन्होंने, और भी है अनसाउंड माइंड, वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अनसाउंड माइंड है, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी इशू नहीं कर सकती सर, वो चेक इशू नहीं कर सकता किसी को भी, ये ले बेटा चेक पकड़ ले जा, है ना। तो ये पार्टी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कर सकती। ठीक है जी। तो कह रहा है द पर्सन कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बिकम द पार्टी टू नेगोशिएबल। पहली लाइन में लिख दिया कि वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होंगे ना, वही पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर पाएंगे, और जो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी नहीं बन सकते। भाई मैं ड्रॉर और ड्रॉई या फिर पेई नहीं बन सकता, मैं होल्डर या होल्डर ऑन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता अगर मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर मैं माइनर हूं तो फिर मैं ड्रॉर, ड्रॉई, पेई, एक्सेप्टर, होल्डर, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता सर। मैं तभी बन पाऊंगा जब मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होगी। तो कह रहा है कौन कौन सी पार्टी नेगोशिएबल के लिए कॉम्पिटेंट है? वो सारी पार्टी नेगोशिएबल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होगी जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी कॉम्पिटेंट है। वो सभी पार्टी जो नेगोशिएबल के अंदर पार्टी बन सकती है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर पार्टी कौन कौन क्या हो सकता है? ड्रॉर पार्टी हो गया, ड्रॉई हो गया, पेई हो गया, एक्सेप्टर हो गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो गया, ये सारी पार्टी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। ये सारी पार्टी वही पर्सन बन सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी कॉम्पिटेंट होगा।
ठीक है जी। इफ पार्टी टू मेक इफ अ पार्टी टू मेक, जो बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, एंडोस मतलब ट्रांसफर कर रहा है, एंडोस पढ़ा था हमने। A negotiable instrument incomplete to do so that the agreement is void as against him. अगर कोई पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है तो हम उसको वॉइड मान लेंगे। मैंने बोला एक माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, वो ड्रॉर, ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर या होल्डर इन ड्यू कोर्स में से कुछ बनना चाह रहा है, तो फिर वो वॉइड मान लिया जाएगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी भी नहीं बन सकता। बट कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड अगेंस्ट द अदर पार्टी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। भाई मैं, आप माइनर हो, अभी नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस एग्जांपल ले लो। आप माइनर हो और मैं मेजर हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट हूं, आप नहीं हो। अब आपके और मेरे बीच में हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज साइन, तो मैं कहूंगा भाई मेरी तरफ से तो वैलिड है ना, मैंने तो कोई गलती की नहीं। तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट है उसके लिए तो वैलिड रहेगा उसके हिसाब से, पर अदर पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, जो माइनर है, उसके हिसाब से वॉइड मान लिया जाएगा। ये लिखा है बट कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल वैलिड अगेंस्ट द अदर पार्टी हु इज कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं, पर वॉइड मान लिया जाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। तो वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट नहीं थी उसके हिसाब से तो वॉइड मान लिया जाएगा, और जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट थी उसके हिसाब से वैलिड मान लिया जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहला आया माइनर। अब माइनर इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, देयरफॉर ही कैन नॉट बाइंड हिमसेल्फ बाय बिकमिंग अ पार्टी टू आवर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बात ही खत्म हो गई यहां पर। माइनर को हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट मानते ही नहीं, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, तो फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी भी नहीं बन सकता। माइनर कभी भी ड्रॉ, ड्रॉई, एक्सेप्टर, पेई, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। बट मेयर प्रेजेंस ऑफ द माइनर as one of the parties negotiable instrument does not make it invalid. Minor can draw in dues and deliver negotiable an instrument as so as to bind all party except him. याद है माइनर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इन केस ऑफ बेनिफिट्स। तो अगर उसके बेनिफिट्स के लिए, बेनिफिट के लिए तो माइनर को कॉन्ट्रैक्ट में लाया जा सकता है ना। जैसे कि दो माँ बाप है, अपने बेटे को बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ला रहे हैं। माँ बाप की कंपनी है, उन्होंने कहा कि आप कंपनी के हिस्से 3 हिस्से में बटेंगे, बेटे के नाम पे भी होगा पर लॉस रिकवर नहीं करेगा बेटा, सिर्फ प्रॉफिट लेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उस केस के अंदर माइनर के हिसाब से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया जा सकता है। इन केस ऑफ बेनिफिशियरी, अगर माइनर बेनिफिशियरी के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट में आया तो उस केस के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी इशू कर पाएगा फॉर द पर्पस ऑफ बेनिफिशियरी, बस, अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने पढ़ा था ना कि माइनर बेनिफिशियरी के पर्पस के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। हाँ, पेई बन सकता है माइनर, अब समझ में आया? पेई बन सकता है, जिसको पैसा मिलना है वो बन सकता है सर, बिल्कुल। वो पैसा एक्सेप्ट कर सकता है पर पैसे की पेमेंट नहीं करेगा। वो बेनिफिशियरी तो वो है ना, पैसे की एक्सेप्ट कर सकता है, बिल्कुल सही। कॉर्पोरेट, द कॉर्पोरेट कैन बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑथराइज्ड बाय हिज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अदरवाइज इट इज अल्ट्रा वायरस। अब अल्ट्रा वायरस क्या होता है? अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है वो एंटी वायरस नहीं होता सर, ठीक है। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है जब भी कभी आप कानून के बियॉन्ड जाकर काम करते हो तो आपको बोलते हैं आपने अल्ट्रा वायरस कर दिया। मतलब जब आप कोई रूल्स के बियॉन्ड जा रहे हो, आप किसी रूल के तोड़कर बियॉन्ड जाके वर्क करते हो तो हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसकी मैक्सिमम कैपिटल है 1 लाख रुपए। अगर वो 1 लाख से ज्यादा की कैपिटल इशू करती है, उसके शेयर इशू करती है, तो हमने कहा कि भाई तुम बियॉन्ड द पावर जा रहे हो, तुम अल्ट्रा वायरस कर रहे हो, तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो रूल्स का। तो ऐसी कंपनी जो बियॉन्ड द पावर नहीं जाती है, जो विद इन द पावर रहती है, विद इन द पावर। अब कंपनीज की पावर्स कहां लिखी है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, AOA में। 2 टाइप के होते हैं, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनीज एक्ट आप पढ़ोगे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा ये चीजें। अभी के लिए समझिए, आपने पहले ही बेसिक में पढ़ा, मैनेजमेंट वगैरह में पढ़ाओ, नहीं पढ़ा तो कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ेंगे, जब आएगा आपको क्लियरली समझ में। तो मान लो कंपनी की पावर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है, अभी मैं ऊपर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और कंपनी की पावर लिखी है कि सिर्फ 5 ही जने कंपनी के अंदर ऑनर बन सकते हैं। आपने 6ठा बना लिया ना तो आपने अल्ट्रा वायरस कर दिया, अब बियॉन्ड द पावर चले गए। तो जब तक आप बियॉन्ड द पावर नहीं जा रहे तब तक आप नेगोशिएबल की पार्टी हो, और जैसे आप बियॉन्ड द पावर गए तो फिर आप रूल तोड़ रहे हो, तो फिर नेगोशिएबल की पार्टी भी नहीं बन सकते। तो एक कॉर्पोरेट मतलब कंपनी नेगोशिएबल की पार्टी बन सकती है अगर वो बियॉन्ड द पावर होकर काम नहीं कर रहे। तो विद इन द
पावर काम कर रहा है और पावर लिखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो वो नेगोशिएबल की पार्टी बन सकता है। एक एजेंट नेगोशिएबल की पार्टी बन सकता है जब उसके प्रिंसिपल ने उसको क्या दिया हो, उसके प्रिंसिपल ने उसको ऑथराइज करा हो। अगर प्रिंसिपल ऑथराइज कर रहा है कि हाँ तुम मेरे बिहाफ पर जाकर बीआर या बीपी इशू कर ले, तो हम उसको भी, एजेंट को भी नेगोशिएबल की पार्टी मान सकते हैं। ठीक है ना, बस ये होना चाहिए कि प्रिंसिपल उसको ऑथराइज करे कि हाँ तुम मेरे नाम पर बिल लो, अपने नाम पे कर ले, कोई दिक्कत नहीं, तू पार्टी बन जा, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑथराइज करेगा तब। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जैसे को पता है कि जब कोई पर्सन मर जाता है तो उसका जो पर्सन होता है, जो उसकी लायबिलिटी, उसकी एसेट रखने वाला होता है, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। मिस्टर ए की बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, मिस्टर ए मर गए और मिस्टर ए की वाइफ के नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, या वाइफ के केयर टेकर है उस प्रॉपर्टी की, तो वो हो गया लीगल हेयर। तो अब वाइफ के, अब जो पति के नाम पर था जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो वाइफ के नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर क्या हो जाएगा सर, ऐसे केस के अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नेगोशिएबल की पार्टी बन सकता है। तो कौन कौन सी पार्टी बन सकती है नेगोशिएबल? कॉर्पोरेट, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और माइनर इन केस ऑफ बेनिफिट, बस। ठीक है ना, वैसे भी माइनर बेनिफिट के, बाकी अनसाउंड माइंड, लॉ डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, ये नहीं बन सकता नेगोशिएबल की पार्टी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं। खत्म हो गया सर। अब आएगा हमारा नया चैप्टर मान लो, या नया कौन सा मान लो, जिसके अंदर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक की डेफिनेशन क्या है। एक ही क्लास का टॉपिक होगा ये सारा का सारा, क्योंकि प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ बनाने का फर्क है कि कैसे बनता है ये। नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है जी, आज की क्लास को यही खत्म करेंगे। बाय बाय।